नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री के मातहत मंत्री होते हैं और मंत्री के मातहत ब्यूरोक्रेसी। संसद और जनता के प्रति मंत्री परिषद जिम्मेदार होता है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यही संसदीय व्यवस्था है। महीने भर में नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था को बदला तो नहीं है, लेकिन इसके कल पुर्जों को कसने में जुटे हैं। मोदी की इस कवायद से कई बार मंत्री के मुकाबले नौकरशाहों के पावरफुल होने की गुंजाइश दिखती है। 3 हफ्ते पहले मोदी ने अलग अलग मंत्रालय के सचिवों से उनके मंत्रियों की गैर मौजूदगी में 2.5 घंटे तक मीटिंग की थी और कहा कि वो नए आइडिया, नए सुधारों और किसी समस्या पर सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर सकते हैं। मतलब मोदी ने प्रधानमंत्री और सचिव के बीच की कड़ी यानी मंत्री को आउट कर दिया था। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रियों और सचिवों के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। अब कई अहम फैसले सचिव सीधे ले सकेंगे और वो भी अपने मंत्रियों की रजामंदी के बगैर। मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की इस थ्योरी का मकसद यह है कि जिस ब्यूरोक्रेसी पर पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगता था, वो ज्यादा जिम्मेदारी से फैसले ले, जिससे विकास का एजेंडा फर्राटा भर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मोदी मॉडल से मंत्रियों के अधिकार कम नहीं होते? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी ने अपने मंत्रियों के निजी स्टाफ और निजी सहायक रखने के अधिकार पर भी बंदिश लगा दी थी, कुछ शर्तें थोप दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी को अपने मंत्रियों से ज्यादा बाबुओं पर भरोसा है? नौकरशाहों को मोदी क्यों पावरफुल बनाना चाहते हैं? नौकरशाहों से मोदी का सीधा संवाद मंत्रियों की हैसियत कम तो नहीं करेगा? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे मेहमानों से। और आज का यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से सभी सचिवों को, नौकरशाहों को यह भी कहा गया है कि वो अपनी राय, नीतियों के बारे में अपनी सलाह सीधे प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। इसलिए आज का सवाल अहम है कि नौकरशाहों पर मोदी को ज्यादा भरोसा तो नहीं। 4 जून को अलग अलग मंत्रालयों के 77 सचिव प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स रोड पहुंचे तो ये संकेत और संदेश साफ हो गया कि देश की कमान किन हाथों के पास रहेगी। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स यानी मंत्रियों के बिना नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे सचिवों को साफ संदेश था कि नीतिगत फैसलों पर, नए विचारों और सुधारों पर वो सीधे पीएम से संवाद कर सकते हैं। बाकायदा इसके लिए पीएमओ की वेबसाइट पर एक नया लिंक जोड़ा गया। सवाल है कि मंत्रालय के सचिव सीधे प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे, विकास और राजकाज पर सचिवों से प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, तो फिर संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों का रोल क्या होगा? क्या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस से मंत्रियों की भूमिका बेमानी हो जाएगी? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 30 दिन की मोदी सरकार में फैसले लेने के सारे अधिकार अफसरशाही के रास्ते प्रधानमंत्री कार्यालय की दहलीज में सिमट गए हैं। मोदी राज में मंत्रियों और सचिवों के अधिकारों का भी बंटवारा किया गया है। मंत्रालय के कई फैसले सीधे सचिव लेंगे, न कि मंत्री। 18 जून को कैबिनेट सचिव ने सचिवों को निर्देश दिया कि वो नीतिगत मामलों में अपने स्तर पर समयबद्ध फैसला लें। जो सचिव समय पर जवाब नहीं देंगे, उन्हें पीएमओ को उसकी वजह बतानी पड़ेगी। It is the cabinet minister who is responsible and accountable to Parliament for work related to his or her ministry. Now we would like to ask this question: with these decisions that have been taken by the Prime Minister and the Prime Minister office, are we going to revisit the issue of accountability of ministers to Parliament under the Constitution? बेशक मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रशासन की बनी बनाई व्यवस्था दरकिनार होती है, लेकिन मोदी इससे बेपरवाह हैं। अपने फलसफे को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी पसंद के अफसरों को पीएमओ में नियुक्त भी कर दिया है। प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति अध्यादेश के जरिए की गई, जो अलग अलग मंत्रालयों और पीएमओ के बीच तालमेल का काम करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल की नियुक्ति से लेकर गुजरात काडर के कई चुनिंदा अधिकारियों समेत मोदी के कई दूसरे भरोसेमंद अफसरों को पीएमओ में अहम जिम्मेदारी दी गई है। वैसे सचिवों के प्रधानमंत्री से सीधे संवाद से लेकर पीएमओ में पसंद के अफसरों की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री का मकसद मंत्रियों की जगह अफसरशाही को जिम्मेदार बनाना है। लेकिन इस कवायद में बाबू और ताकतवर हो गए हैं, जबकि मंत्रियों के अधिकारों के पर कतर दिए गए।
मोदी सरकार में कोई मंत्री बतौर निजी सचिव अपनी पसंद का अफसर नियुक्त नहीं कर सकता। नियुक्ति के लिए कैबिनेट कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। इसी तरह कोई मंत्री बतौर निजी सहायक किसी रिश्तेदार को भी नियुक्त नहीं कर सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अफसरों को पावरफुल बनाने के मोदी मॉडल से मंत्रियों की हैसियत कम नहीं होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी नौकरशाहों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? 30 दिन होने जा रहे हैं मोदी सरकार को, आज 30वां दिन मान सकते हैं। 30 दिन में तमाम फैसले क्या हुए, सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, मंत्री ने क्या किया, नौकरशाहों ने क्या किया, ये सब आपने देखा। लेकिन सवाल उठता है नौकरशाहों की भूमिका पर। नौकरशाहों से जिस ढंग से नरेंद्र मोदी सीधे संवाद कर रहे हैं मंत्रियों की गैर मौजूदगी में, जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया कि नौकरशाह सचिव बाबू चाहें तो सीधे प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट पर अपनी सलाह, शिकायतें या जो भी कहना चाहते हैं पॉलिसी को लेकर वो सीधा दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा है या कहीं इस भरोसे की आड़ में मंत्री का असर या मंत्रियों की हैसियत कम हो सकती है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर हैं गवर्नेंस नाउ के। हमारे साथ स्टूडियो में हैं संबित पात्रा, फायर ब्रांड युवा नेता बीजेपी के। उमेश सहगल हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली। भूरेलाल साहब हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं पीएमओ में, वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, बहुत चर्चित अधिकारी रहे हैं किसी जमाने में बीपी सिंह के समय में। और हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी, मुंबई से कांग्रेस नेता। सबसे पहली टिप्पणी आलोक मेहता मैं आप ही से शुरू करूंगा कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी नौकरशाहों को तवज्जो दे रहे हैं, अब जो खबर आई है कि आज ही इकोनॉमिक टाइम्स में ने छापा है, इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मोदी वाया वेब, पीएमओ टेल्स बाबूज। देखिए जी, ये बात सच है कि मनमोहन सिंह सरकार पर भी इस तरह का आरोप तो था ही कि वो अफसरों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। और राज्य सरकारों में मुख्यमंत्रियों ने पिछले कुछ वर्षों में, पहले ऐसा नहीं होता था, मंत्री प्रभावशाली ज्यादा होते थे। राज्यों में आप देखें अजीत जी कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सब कुछ सचिवों से सीधे सीधे बात करने लगा, उसके आदेश पर पालन होता है। अजीत अंजुम जी यदि मध्य प्रदेश जाए तो मुख्यमंत्री निवास से कहा जाएगा कि इनका ध्यान रखिएगा। ये जो स्थिति बनी है वो केंद्र में लाने के कुछ संकेत दिखाई दिए। तो नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है 4-5 अफसर हैं वही सरकार चलाते हैं। लेकिन ऐसी सरकारें जहां ऐसे चलती है आलोक जी, वहां मंत्री कमजोर होते हैं। बिहार में भी कहा जाता है कि मंत्रियों की नहीं चलती, 5 अफसर है जो अब तो नीतीश नहीं है मुख्यमंत्री, लेकिन 5 अफसर वो सरकार चलाते हैं। तो ऐसे में क्या जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनकी जवाबदेही संसद के प्रति है, जिसकी तरफ आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, नौकरशाह ज्यादा मजबूत होते हैं, क्या इसके कोई खतरे हैं क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है या इसका फायदा है? हम लोग बराबर आलोचना करते रहे नौकरशाही, चाहे वो योजना आयोग में बैठे, चाहे वो मंत्रालयों में बैठे, वो मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मैं आज भी कहूंगा कई मंत्री पिछली सरकार या वर्तमान सरकार में बहुत ईमानदार हों, लेकिन बेईमानी तो सचिव ही सिखाता है। उन पर निर्भरता यदि बढ़ेगी, और ये बात अजीत जी सही है कि कुछ मंत्री नए आए होंगे, कुछ पुराने हैं, लेकिन कुछ नए चेहरे हैं जिनको अनुभव कमी है। ऐसी स्थिति में सचिवों को यदि ज्यादा पावर मिल गए, जो लग ही रहा है कि भाई वो फैसले कर लें, मेरा मानना है कि निर्देश, ये तो बाकायदा निर्देश होना चाहिए कि मंत्री को आप कहीं बताए बिना हमारे पास नहीं पहुंचेंगे, आप लिखित में एक कॉपी वहां दीजिए और हमारे पास भी कोई, जैसे जनता का कोई आदमी भी पहुंच सकता है, लेकिन ये अधिकार यदि सचिवों को मिल गया तो मुझे लगता है कि मंत्री ही नहीं सांसदों की भी अवमानना होगी। मैं संबित पात्रा आपके पास बाद में आऊंगा, जरा मैं सबकी टिप्पणी एक बार लेता हूं। पूर्व सचिव रह चुके हैं पीएमओ में, ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं भूरेलाल जी, सीनियर आईएएस अफसर रह चुके हैं। भूरेलाल जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं जरा बीजेपी के नेता से पूछूंगा कि जो एक नई व्यवस्था दिख रही है जिसमें 72 सचिव से मिलते हैं नरेंद्र मोदी, उस समय उनके मंत्री नहीं होते हैं। उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप तमाम तरह के फैसले लो, किसी तरह की दिक्कत हो तो मैं प्रोटेक्ट करने के लिए हूं, सीधा मुझसे कम्युनिकेट करो। अब नई बात आई है कि प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि जो भी सचिव और अफसर है सीधे प्राइम मिनिस्टर को अपनी सलाह सुझाव दे सकते हैं। एक और खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भेजी गई जो फाइलें हैं उसको सचिव तत्काल निपटाएं, मंत्री के विचार के लिए भी न रोकें अगर किसी वजह से रुकती है तो ये जो नई व्यवस्था है इसके फायदे हैं या नुकसान है? या जो पॉलिसी पैरालिसिस कहा जा रहा था कि नौकरशाह फैसले नहीं ले रहे थे, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई थी, वो शायद अकाउंटेबल ज्यादा हो? भूरेलाल जी। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का नैतिक बहुत निम्न स्तर पर है।
बात बात पर उनको हर तरीके से मारा जा रहा है और कोई उनके साथ खड़ा होकर बोलने वाला नहीं था तैयार। सचिवों को जेल तक भेजा गया, वो उन्होंने अपने कार्य का निर्वहन किया। कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो आया है जिसने ये कहा है कि आप ठीक नीतिगत फैसले लें, आपके ठीक फैसलों का मैं समर्थन करूंगा। हाँ। इससे जो ब्यूरोक्रेसी का मॉरल नीचे जा रहा था उसको कुछ साहस मिलेगा और वो अपना कार्य ठीक प्रकार करने के लिए तत्पर होंगे। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा सरदार पटेल की ओर। हाँ। वो भारतीय सिविल सेवा के सृजनकर्ता थे। किस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने इस सर्विस का सृजन किया? वो समझते थे कि ये निरंतर है, परमानेंट है, एपॉलिटिकल है, राजनीति से दूर है और नॉलेज का, जानकारी का खजाना है और नीतिगत मामलों में आने वाले नए राजनीतिज्ञों का और मंत्रियों का सहायता करने में एक कारगर सिद्ध होंगे। जी चलिए भूरेलाल जी, भूरेलाल जी अपने बात रखिए, दोबारा मैं आऊंगा, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस ने आज बहुत सख्त ऐतराज किया। आनंद शर्मा ने कहा है कि अगर लेना, उनकी समस्या को जान लेना जी और एक लेवल नॉलेज के स्तर पर पहुंचना किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस को क्या ऐतराज है? कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कैबिनेट मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्या यह नई व्यवस्था ला रहे हैं मोदी? ठीक है, अगर नौकरशाही सुस्त पड़ी हुई थी, नौकरशाही लचर पड़ी हुई थी, नौकरशाहों को अगर एक टास्क देकर, टारगेट देकर मोदी काम कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और मैं ये समझता हूँ नहीं, देखिए किसी चीज में गलत नहीं है। क्या किस तरीके से उनकी परफॉर्म, एक सेकेंड बोलिए बोलिए। ये सवाल मेरे लिए था? हाँ प्रियंका, आपके लिए जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, सबकी गवर्नेंस स्टाइल अलग अलग होती है। मनमोहन सिंह जी की अलग थी, इंदिरा गांधी जी की अलग थी, नरेंद्र मोदी अपनी स्टाइल दिखा रहे हैं। हमने गुजरात में देखा कि ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियोज उन्होंने अपने हाथ में रखे थे, बहुत कम उन्होंने अपने मंत्रियों को काम डेलीगेट किया था। सेम वो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि आप ब्यूरोक्रेसी को एडिक्वेट रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए, पर आपने अगर एक कैबिनेट बनाया तो ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ज्यादा इज्जत दे रहे हैं कि आप सीधे हमसे कम्युनिकेट करिए, संवाद करिए और जो काम करने में दिक्कत है वो हमें बताइए और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यही मोदी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। प्रियंका। अंजुम जी, मैं जवाब दे दूं, आप फिर सवाल मुझसे जरूर पूछेगा। हाँ। मैं बस आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आज होम मिनिस्टर ने एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया, आपने उसमें इंटरवीन कर उनको निकाल दिया, आपने एक ऑर्डिनेंस लाकर अपने लिए एक नियुक्त किया, तो हम बस ये कह रहे हैं सबके एक एक रोल होते हैं, मंत्रियों के भी रोल हैं। जब आपने उनको एक जिम्मेदारी दी है तो वो जिम्मेदारी पे खरे उतरे ना उतरे तब आप ये डायरेक्ट इंटरवेंशन करिए, पर अगर उनको चांस ही नहीं दिया जाएगा और आप सीधा ब्यूरोक्रेसी पे जंप करेंगे तो ये हम कहेंगे कि जो मिनिस्टर्स हैं जिनको आपने जिम्मेदारी दी, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन करिए, पर अगर उनको चांस ही नहीं दिया जाएगा और आप सीधा ब्यूरोक्रेसी पे जंप करेंगे तो ये हम कहेंगे कि जो मिनिस्टर्स हैं जिनको आपने जिम्मेदारी दी है उनकी रिस्पेक्ट आम जनता में कम होगी। ओ, मिनिस्टर्स की आपको चिंता ज्यादा है। चलिए प्रियंका, हम आ रहे हैं आपके पास। संबित पात्रा, इतने मंत्री हैं, 44 नहीं है, एक बहानेबाजी है टू टेक टोटल कंट्रोल। ओके चलिए, ये बहानेबाजी है, एक नया एंगल भी है। 44 मंत्री हैं और मंत्री चुनकर आए, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो मंत्रियों को पावरफुल बनाने की बजाय अगर नौकरशाहों से डायरेक्ट मिलते हैं मोदी और मोदी मिलकर कहते हैं कि जो भी आपको दिक्कत हो हमसे सीधा कम्युनिकेट करो, और उसके बाद अब आ गया कि पीएमओ की वेबसाइट पर सीधा अपनी बात पीएम तक लिख सकते हैं, तो इससे लगता है नहीं कि एक उस किस्म का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है जिसमें नई मुश्किलें होगी? बिल्कुल नहीं, इनसबऑर्डिनेशन भी होगा इसमें। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है पहली बार जो भूरेलाल जी ने भी बहुत सही कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने पूरे तंत्र में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में विषय को छोड़ा है। देखिए इससे पहले कितना मनोस्थिति गिर चुका था, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स, देखिए कभी भी ब्यूरोक्रेसी को कम करके आंकना ठीक नहीं है। मंत्री महत्वपूर्ण है तो ब्यूरोक्रेसी भी महत्वपूर्ण है, सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का सामंजस्य में काम करना अनिवार्य है।
इससे पहले जो हमारी सत्ता थी, यूपीए की सत्ता, हमने देखा किस प्रकार वहां किसी का किसी के प्रति विश्वास नहीं था। आदरणीय मंत्रियों का प्राइम मिनिस्टर के प्रति विश्वास नहीं था, प्राइम मिनिस्टर का मंत्रियों के प्रति विश्वास नहीं था। सारा विश्वास जो है वो लॉकर सरकार की बात नहीं, इसी बात कर रहा हूं कि देखिए क्यों ये परिस्थिति उपजी आज, जहां सारा विश्वास 10 जनपद में बंद था, और इसी कारण से इसी कारण 10 जनपद गया किनारे, 44 सीट पर हाशिए पर है। आप जरा अपनी सरकार की बात करिए। ब्यूरोक्रेट किस प्रकार से कोई भी निर्णय लेता था तो जेल तक जाने के नौबत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल नॉन करप्ट ब्यूरोक्रेट को वो दिन देखने पड़े थे। इसलिए विगत कुछ महीनों से, कुछ सालों से हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स ने कहा हम निर्णय नहीं करेंगे, नो वर्क नो हेडेक। ऐसे देश नहीं चलता अगर काम ही नहीं होगा और काम नहीं करने से सही होगा। अच्छी बात, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, उससे बड़ा सवाल यहां ये है कि अगर मान लो जैसे मंत्री नहीं गए मुलाकात में, आप सीधे सचिव से मिल रहे हैं, सचिव सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और उसके बाद एक जो सचिव है अमिताभ कांत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस के, उन्होंने ट्वीट किया था पीएम से मुलाकात के बाद, फर्स्ट टाइम इन माय करियर फ्री फ्रैंक एंड फियरलेस इंटरेक्शन विद द पीएम ऑफ द कंट्री, हाईली मोटिवेटिंग, ग्रेट फ्लो ऑफ आइडियाज। अच्छी बात है, खुश हुए, लेकिन इसके खतरे में बता रहा हूं कि उसमें ओवरलैप होगा कि नहीं, इनसबऑर्डिनेशन होगा। मंत्री को किनारे रखकर अगर प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, उसके दूसरे खतरे भी हैं। क्या आपको मंत्री पर कम भरोसा है? क्या आप सिर्फ नौकर साहब? मैं संबित जी को एक और सुझाव देना चाहती हूँ। देखिए, इसमें एक लाइन में उत्तर है, सब पे भरोसा है। संबित जी, अगर आपको सब पे भरोसा है, सब पे भरोसा है। आप देखिए, आपने जो ट्वीट का जिक्र किया है अभी, बहुत सही तरीके से आप देखिए उस ट्वीट में उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंत्री की बात को मत मानना। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि मुझे रेस्पेक्ट दिया गया, तो अच्छा लगेगा, पूछा गया, अच्छा लगेगा। जैसे आप पार्टी में जिस भी हैसियत में हैं, आपको सीधे प्रधानमंत्री आके बुलाकर मिले और पार्टी अध्यक्ष बुलाकर मिले, तो आप महासचिव को नहीं पूछेंगे? नहीं। तो जब आप सीधे इनसबऑर्डिनेशन होंगे, कोई जिले का डीएसपी को सीधा आईजी रोज बुला के ब्रीफिंग लिएगा तो एसपी को नहीं पूछेगा, तो उसके खतरे हैं। इस देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रूप से बता दूं। जिस प्रकार से इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था विगत कुछ वर्षों के मिसरूल के कारण, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत आवश्यक था। चर्चाएं हर जगह गली गली हैं कि जो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने अपने काम को एक तरह से सस्पेंड कर रखा था, क्योंकि उनको लगता था कि बचाने वाला कोई नहीं है अगर सही निर्णय भी ले। दूसरा विषय, अभी आलोक जी मेरे बड़े हैं, उन्होंने कहा कि जो बेईमानी है वो ये ब्यूरोक्रेट्स ही मंत्रियों को सिखाते हैं। नहीं, मेरा मानना है कोई किसी को सिखाते नहीं, कोई बेईमानी किसी को सिखा ही नहीं सकता है। 2G में जो बेईमान होना है वो बेईमान होगा। जो 2G में हुआ, पूरी चेन है, जिसमें सेक्रेटरी भी थे, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे, जिसमें मंत्री भी थे। क्या लोग अजीत जी, मेरा कहना है कि फाइल एक सेंटेंस कह दूं, मेरा इसमें थ्योरम इतना है कि कोई किसी को बेईमानी सीख नहीं सकता है। इनहेरेंटली कोई बेईमान होता है या ट्रुथफुल होता है। मैं सिखा दूं कि फलाना आदमी बेईमान हो जाए, वो सचोट था और बेईमान हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, सिखाता इसलिए है समीर जी, आप फिर से फाइलों को देखिए। चारा कांड, लालू जी को जगन्नाथ जी ने सिखाया कि चिट्ठी लिखिए, दोनों जेल में गए। अभी भूरेलाल जी ने भी कहा कि सचिव जेल गया। देखिए, मैं न्यायपालिका को आज भी, भूरेलाल जी आप तो बहुत ईमानदारी के साथ काम किए हैं, यदि अदालत कहती है कि जेल जाने लायक है, मतलब फाइलों में ऐसे गलत काम किए उस सचिव ने, और ऐसे कई सचिव हैं। आप इंदिरा गांधी काल से आज तक देखिए, कई ऐसे अधिकारी बाद में, चाहे वो किसी कारण से जेल गए हों, वो उसकी वजह यही है। तो कई हमारे मध्य प्रदेश में नोट बाकायदा, जिसको कहते हैं मशीनों से, बीजेपी सरकार वहां थी, उन्होंने उस अफसर ने, जिसको नोट गिनने के लिए मशीनें लगाना पड़ी। आप ये क्यों कहते हैं कि अफसर नहीं है? उस अफसर ने ये किया है। आज लक्ष्मीकांत शर्मा आपका मंत्री पकड़ा गया, इसके अफसरों ने किया। सारे भ्रष्टाचार जो है, आलोक जी थोड़ा सारे मंत्री पर आए, यही बात वो है लार्जर पर्सपेक्टिव में। अगर ये देखें कि इसके प्लस और माइनस क्या है। प्लस ये हो सकते हैं कि नौकरशाह जो एक पॉलिसी पैरालिसिस जो हम 3 साल से बोलते रहे, उसकी नट बोल्ट टाइट किया जा सकता है। दूसरा क्या खतरा है, क्या इनसबऑर्डिनेशन, बार बार मैं ये कह रहा हूं, मंत्री की जो सत्ता है वो क्या डाइल्यूट होगी क्या, अगर सचिव सीधा संवाद प्राइम मिनिस्टर से करेगा, और या प्राइम मिनिस्टर को अपने कुछ मंत्रियों पर कम भरोसा है? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन कई बच्चों के, हम लोग इतने वर्षों से हैं, समीर जी जैसा कहा, बीजेपी के कई मंत्रियों के साथ हम और आप लोग जैसे मिलते रहे हैं, वो इतना डिमोलाइज, मंत्री बनने के 2 हफ्ते के अंदर यदि डिमोलाइज महसूस करे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है लोकतंत्र में। मुझे लगता है जो जमीन की सच्चाई, जिन्होंने 20 साल संघ में काम किया, बीजेपी में काम किया, किसी और मूवमेंट में काम किया,
लिया। वो ज्यादा जानता है या आईएएस जो बनकर के आया केवल डिग्री पास कर लिया, वो फाइल अच्छी तैयार करे, लेकिन उसका कंट्रोल यदि मंत्री के हाथ में नहीं होगा, आपके चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इसकी कीमत देश चुकाएगा, सरकार तो चुकाएगी। देख रहे हैं, मैं संविधान हूं आपके पास, लेकिन जरा उमेश सहगल से बात नहीं कर पाए। उमेश सहगल फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली के। उमेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नौकरशाहों के लिए कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए, नौकरशाहों से सीधे संवाद प्राइम मिनिस्टर के हो रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मोदी वाया वेब, पीएमओ टेल्स बाबू, आज इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। तो नौकरशाहों के लिए अच्छे दिन आ गए, लेकिन क्या इससे पावर डिसेंट्रलाइज हो रहा है या पावर सेंट्रलाइज हो रहा है, जिसकी तरफ प्रियंका कह रही है सारे पावर पीएमओ में हो रहे हैं और मंत्री पावरलेस हो सकते हैं? सारे मामले को आप ठीक तरह देख नहीं रहे हैं। जी बताइए। अगर आप ठीक तरह इस मामले को देखें तो पॉइंट पावर का नहीं है। पावर होती है गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप गवर्नेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो पावर बढ़ा के नहीं होता, वो ना ही पावर की ज्यादा चिंता करके होता है। आपको जो अपनी गवर्नेंस की मशीनरी है उसको स्ट्रेंथन करना है, और अगर डिमोरलाइज है तो उसका मोराल ऊपर करना है। पहली तो ये चीज मेरे ख्याल हमको अपने माइंड में। दूसरी चीज ये है कि सचिव का जो रोल है, सचिव ऑफिशियल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। दोनों उस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं अपने अपने तरीके से। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की के सामने जो है वो मिनिस्टर की है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की है। मगर सेक्रेटरी भी पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं, उनकी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है जिसमें उनको भी बोलना पड़ता है जाके। सेक्रेटरी का रोल जो है कोऑर्डिनेटिंग रोल है। मेरे ख्याल आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि आपका फाइनेंस है, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी दूसरी मिनिस्ट्री हैं, आपकी जो मिनिस्टर जो काम अप्रूव करते हैं उसको आपने आगे बढ़ाना है। ये नहीं है कि आपने अप्रूव कर दिया कि हाई स्पीड रेलवे बनेगी तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हाई स्पीड रेलवे बना सकता है। वो बनाने के लिए उसको फाइनेंस की अप्रूवल चाहिए, शायद एनवायरनमेंट के बीच में आ जाएगा, लैंड एक्विजिशन है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ये सब कौन करेगा? ये क्या रेलवे मिनिस्टर करेंगे? नहीं, ये काम चेयरमैन रेलवे बोर्ड का है, पूरे मेंबर्स का है, जो वहां के सचिव हैं और वहां की ब्यूरोक्रेसी का है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के अपने ऑफिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सही है उमेश सहगल जी। सवाल ये उठता है जो अहम सवाल, उमेश सहगल साहब, आप सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, आप ये बताएं कि कभी ये हुआ है कि 72 विभागों के सचिवों से सीधे प्राइम मिनिस्टर मिले और वहां उन विभागों के मंत्री ना हो? क्या इसको सही परंपरा सिलसिला मानते हैं, सीधा संवाद मंत्री को बीच से आउट करके? इंपॉर्टेंट ये मैं समझना चाहता हूं। सिर्फ सचिवों के साथ मीटिंग नहीं हुई। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और वो जब स्टेटों में दौरा करते थे, सीधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग करते थे। मीटिंग करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने अपना रोल मिनिस्टर का खत्म कर दिया। मिनिस्टर के साथ तो आपकी रोज मीटिंग होती है, सचिवों के साथ तो कभी कभी होती है। अगर शुरू में एक मीटिंग आपने सचिवों के साथ कर ली कि ताकि वो आपको जान जाए, नहीं, उसके बाद ये भी कहा गया कि सारे सचिव या जो अफसर हैं सीधे प्राइम मिनिस्टर को सलाह दे सकते हैं। वही मैं देखना चाह रहा हूं कि इसका फायदा है या नुकसान है। मिनिस्टर जो पॉलिटिकल पावर होता है, पॉलिटिकल मास्टर है या नुमाइंदा है जनता का, जो कांग्रेस कह रही है कि उसका पावर क्या कम होता है क्या? मुझे आगे थोड़ा बोलने देंगे तो आपको बताऊंगा जी। इसका फायदा यह है कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन होनी है, जो इतने प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए हैं, हाईवे का प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं रुका हुआ कि हाईवे मिनिस्ट्री उसमें काम नहीं कर रही है, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, या ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है कि एनवायरनमेंट की अप्रूवल नहीं मिल रही, या फाइनेंस की अप्रूवल नहीं मिल रही, या प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल नहीं मिल रही। वो जो फेलियर है वो मंत्री का फेलियर थोड़ी है, वो फेलियर तो सचिव का है। सचिव की ड्यूटी थी कि ये सारा करे, और उसकी मदद लेने के लिए अगर प्रधानमंत्री का ऑफिस उनकी मदद कर सकता है उसमें, नहीं, तो उसमें हर्ज क्या है? नहीं, हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल उठता है ये मंत्री के थ्रू क्यों नहीं हो सकता? सवाल उठता है उमेश सहगल साहब, ये मिनिस्टर के थ्रू क्यों नहीं हो सकता? मिनिस्टर की अप्रूवल पे उमेश सहगल, मैंने ये पूछा कि ये मिनिस्टर के थ्रू क्यों नहीं हो सकता है? मिनिस्टर को किनारे रखकर या मिनिस्टर को इस संवाद से अलग रखकर क्यों हो, ये सवाल है हमारा। लेकिन चलिए दोबारा मैं आपके पास आऊंगा उमेश सहगल जी। प्रियंका चतुर्वेदी, मिनिस्टर ने हाँ आऊंगा दोबारा उमेश साहब। प्रियंका चतुर्वेदी, जो खबर यह है कि नौकरशाहों में एक हड़कंप है। दिल्ली गोल्फ क्लब 200 नौकरशाह उसके सदस्य हैं, 200 ब्यूरोक्रेट्स जो सुबह शाम और दोपहर, मौसम ठीक रहा तो दोपहर में भी लंच टाइम में गोल्फ खेलने जाते रहे। अब खबर यह है कि बीते एक महीने में गोल्फ कोर्स में, गोल्फ क्लब में नौकरशाहों का जाना कम हो गया है। दिल्ली जिमखाना क्लब, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली गोल्फ क्लब, इन सब जगह जो नौकरशाहों का मजमा था थोड़ा कम हो रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक दफ्तरों में काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, नौकरशाहों में एक डर है,
टाइट हो गए हैं, गोल्फ स्टिक छोड़कर वो मंत्रालय में काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। नहीं देखिए, नहीं देखिए, ये रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं कैसे हमारे हार्ड वर्किंग प्रधानमंत्री हैं, सुबह जल्दी जग जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को काम पे लगा दिया है, ब्यूरोक्रेट्स अब गोल्फ नहीं खेल पा रहे हैं, ये हम रोज पढ़ रहे हैं। हाँ। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि अगर क्वालिटी टाइम आप बढ़ा दीजिए, जो भी आपको करना है बढ़ा दीजिए, पर क्वालिटी ऑफ वर्क, आउटपुट भी तो कुछ होना चाहिए ना। दूसरी बात, संबित पात्रा जी कह रहे थे मोरल बहुत डाउन था ब्यूरोक्रेसी का, तो उनको पेप अप करना जरूरी था। तो नहीं, 30 दिन में हम 30 खबर हम पढ़ चुके हैं इस बारे में लेकर। हाँ। हम आउटपुट पे ध्यान ज्यादा दें रादर देन इस तरीके की खबर के वो गोल्फ कम खेल रहे हैं या समय ज्यादा लगा रहे हैं या सफाई में लगे पड़े हैं, सारे कर्मचारी सफाई कर रहे हैं अपने कमरों की। ये सब हम रोज पढ़ रहे हैं। मैं संबित जी से बस एक चीज कहना चाहूंगी, अगर ब्यूरोक्रेसी में इतना डिमोरलाइज थे, इतना सब कुछ था, आप मिनिस्टर्स को साथ में लेकर हर मिनिस्टर अपने को जिम्मेदारी दे दी जाती कि एक पेप टॉक वो मिनिस्टर अपने मंत्रियों, अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ करता। प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करने की क्या जरूरत है? चलिए जवाब लेते हैं संबित पात्रा। फिर वही घूमकर सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस पे उनका सवाल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ समझने का है, एक लाइन हम सब याद रखें कि यहाँ कहीं भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, मंत्रियों को बाईपास नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ इंटरैक्टिव सेशन बढ़ा दिया गया है। एक प्रोएक्टिव होकर प्रधानमंत्री आपके द्वार तक खुद आए हैं। और देखिए, जो मैंने पहले आपसे भी पूछा कि मान लो आप प्रवक्ता हैं, मैं समझ गया, आप पार्टी अध्यक्ष कहें कि रोज सुबह शाम मुझे कुछ भी होगा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आप सेक्रेटरी और महासचिव को भाव दोगे। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मगर आप जिस इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के विषय में 2 बार बता चुके हैं, मैं बता दूं, उस आर्टिकल में लिखा है कि आप और मैं भी वहां 1000 वर्ड के अंदर अपने पास अगर किसी प्रकार का राय है किसी भी आइटम को बढ़ाने के लिए 16 विषयों पे 1000 वर्ड में हम दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर एक सेक्रेटरी और IAS ऑफिसर के पास भी एग्रीकल्चर को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके कोई राय है, वो 1000 वर्ड में अपने ईमेल आईडी के साथ उस विषय में अपने राय को रख के प्रधानमंत्री के ईमेल में भेजेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर कैवियाट देखिए, उन्होंने कैवियाट कितना बढ़िया लगाया है कि किसी भी तरह की दिक्कत हो, जहां आपको लगता है कोऑर्डिनेशन की कमी हो, आपके लिए मैं हाजिर हूं। और अभी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा केवल जिस मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट है उस ब्यूरोक्रेट का काम उसी मंत्रालय तक सीमित नहीं है। कोऑर्डिनेशन, ये जो GOM और EGO में हम सुनते थे, ये क्यों नहीं काम उनमें होता था? क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन करने वाला ऊपर में गार्डियन फिगर ही रेडी नहीं था। चलिए सवाल उठता है, अब यही सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो नए किस्म की शुरुआत की है, क्या यह शुरुआत किसी बेहतर गवर्नेंस की तरफ इशारा करता है? ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का 30वां दिन है। आज 30 दिन मान लें पूरे हो गए, क्योंकि 26 तारीख को शपथ ली थी सरकार ने, और इस 30 दिन में तमाम तरह के फैसले हुए। महंगाई बढ़ी, रेल किराया बढ़ा, तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमत बढ़ने वाली है कि कुछ शहरों में बढ़ भी चुकी है। और महंगाई और तमाम तरह के फैसलों के बीच बहुत तरह की उम्मीदें भी हैं, बैठकें भी हैं, दनादन ताबड़तोड़ बैठकें। कहा जा रहा है कि मंत्री रात में 12 बजे तक काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो नौकरशाह दोपहर में गोल्फ खेलने जाते थे वो दफ्तर में मौजूद हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मोदी नौकरशाहों से अगर सीधा संवाद करते हैं तो उसके खतरे भी हैं। हालांकि पक्ष में यह दलील भी है कि इससे जो नौकरशाह काम नहीं करते थे या नौकरशाहों को डर था फैसले लेने में, वो नौकरशाह शायद प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई के बाद फैसला ले सकेंगे। इसी मुद्दे पर बात करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए। आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि संसद के प्रति जो कैबिनेट मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत में पहली बार हो रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय में सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। ये एक सवाल उठा है कांग्रेस की तरफ से। सवाल उठता है क्या वाकई सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है? आलोक मेहता जी, इसमें कहीं केंद्रीकरण भी देख रहे हैं हम क्या, कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तमाम ऐसे अफसर, चुनिंदा अफसर जिनको मोदी चाहते थे, गुजरात से भी लाए गए, चुनिंदा अफसरों की टीम वहां बनी। सचिवों की नियुक्ति में दखलंदाजी कहें प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार, पीएमओ का खास तौर से, और उसके बाद जो बड़े बड़े मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जैसे मंत्री भी, वो अपना पीएस किसको रखें या ना रखें उसको लेकर एक गाइडलाइंस। तो कहीं कुछ विकेंद्रीकरण की जगह केंद्रीकरण हो रहा है क्या? देखिए, कुछ हद तक ये हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी ऑर्डिनेंस नहीं भूलिए। आ रहा हूं प्रियंका आपके पास। हाँ। मेरी बात, मैं दूसरी बात इसका कारण बताता हूं। देखिए, वो चाहे अन्यथा न लें, लेकिन कांग्रेस सरकार में गड़बड़ यही तो थी कि उन्होंने कई ऐसे लोग रखे हुए थे
जो सारा वहां जाकर के सीधे बीजेपी के नेताओं को फोटोकॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहुंच जाती थी, उस बात को जानते हैं मोदी जी। और शायद ये वजह है कि उन्होंने सोचा कि भाई सबकी छटनी करना होगी। लॉयल्टी एक खतरा जरूर होगा, और मेरा ख्याल है भूरेलाल जी और उमेश सहगल जी आप पूछेंगे, क्या मोदी जी की लॉयल्टी के साथ डेमोक्रेसी आगे चलेगी? क्योंकि इस बात के खतरे 5 साल बाद ज्यादा खतरे होंगे। डेमोक्रेसी में आज हम यदि एक ऐसा बीज बो देंगे, कल अपने किसी और मित्र की, राजनाथ सिंह जी की नहीं, और किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, डेमोक्रेसी में इतना मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या फिर ये सब बदल करके फिर दूसरे सचिव रख दीजिए? ये इस बात को सावधानी, ये मैसेज ये गया है। कांग्रेस एक सवाल ये भी जो उठा है कि मान लीजिए कोई अफसर अगर पिछली सरकार में किसी मंत्री का पीएस था, वो आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, काडर से आया हुआ है, उसकी निष्ठा को क्यों संदिग्ध मानते हैं कि वो नई सरकार आती है उसमें पीएस नहीं हो सकता, इस आधार पर क्योंकि पिछली सरकार में वो किसी का पीएस था? ये सबसे बड़ा खतरा है। ये लॉयल्टी पूरी एक तरह से बीजेपी, संघ और मोदी जी के प्रति हो, ये बनाने से एक नौकरशाही में प्रतिबद्धता का एक नया मुद्दा और विवाद सामने खड़ा होने। जवाब लेने से पहले एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। मुझे लगता है हम लोग सब इतने बड़े डिस्कशन में हैं, बड़े चैनल में हैं, तो टेक्निकल विषय मुझे रखना बहुत जरूरी है। एक चिट्ठी जो 2010 में पारित होती है, उसी चिट्ठी की प्रतिकॉपी कांग्रेस 2/4/2013 में सभी मिनिस्टर को भेजता है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसको 3 लाइन जान लीजिए, मुझे लगता है डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। चिट्ठी में लिखा है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC had laid down a policy wherein a ceiling of 10 years in the entire career and a sub limit of 5 years as PS or OSD within the ceiling of 10 years has been fixed, beyond which no person is permitted to be appointed as personal staff of minister। और नरेंद्र मोदी जी ने जो चिट्ठी लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि उनके मतलब डीओपीटी से चिट्ठी आया कि प्लीज जो रूल्स लेड डाउन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पिछली सरकार में किसी मंत्री का पीएस होगा वो दूसरी सरकार में नहीं होगा, उसमें लिखा नहीं, उसमें लिखा है जिसका 5 वर्ष हो गया है। 5 वर्ष हो गया ना, अधिकतम लोगों के 5 वर्ष हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा अगर 5 वर्ष हो गए हैं और अगर डीओपीटी का रूल है को रखना चाहते थे, राजनाथ प्राइवेट सेक्रेटरी, देखिए रविशंकर प्रसाद किसी को रखना चाह रहे थे, किरण रिजिजू रखना चाह रहे थे, अभिनव कुमार को विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह रखना चाह रहे थे। अजीत जी, मेरा सब इतना कहना है, अगर भारत में कोई कानून है, कोई रूल है, उस कानून में, उस कानून के मुताबिक ये अफसर ऐसा नहीं है संबित पात्रा, उस कानून के मुताबिक ये अफसर दूसरी सरकार में नहीं बन सकते। नहीं, उस कानून में है कि अगर 5 साल किसी भी जगह ओएसडी के रूप में रह चुके हैं, 5 साल ओएसडी के रहते हुए नहीं हुए हैं। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। चलिए, नहीं तो कहना पड़ेगा ना, जब वो पढ़कर बता रहे हैं, आपको पता है कि आलोक सिंह और अभिनव कुमार, राजेश कुमार, ये सब 5 साल पूरे कर चुके। प्रियंका चतुर्वेदी, एक सेकंड, एक टेक्निकल पॉइंट ये भी कह दूं कि जो चिट्ठी गया है डीओपीटी से, उसे भी पढ़ लिया जाए। उस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है कि जो पूर्व मंत्री के साथ थे वो नहीं रह सकते हैं। उसमें केवल इतना कहा गया है, आपको पता है, उसमें लिखा गया है कि जो लेड डाउन नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के अनुसार आप जरूर अपॉइंटमेंट करें। तो लेड डाउन नॉर्म्स के अनुसार। चलिए, प्रियंका जवाब दीजिए आप। नहीं, प्रियंका जवाब दीजिए आप। नहीं, जवाब कुछ नहीं बनता है। एक सवाल और उठकर खड़े होते हैं और इन्हीं की सरकार पे खड़े होते हैं कि कहां ये लिखा है, ये कहां लिखा है कि पीएमओ डायरेक्टली इंटरवीन कर पीएस चेंज कर सकते हैं? कहां लिखा हुआ है कि पीएमओ ऑर्डिनेंस लाकर अपने लिए लोग ब्यूरोक्रेट्स ला सकते हैं? तो मैं समझी से पूछना चाह रही हूँ, बहुत टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लियरली पीएमओ बहुत पावर सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करिएगा, मुझे लगता है बहुत सून यहाँ पे मंत्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पीएमओ से ही सारे डिसीजन। लेकिन प्रियंका, अगर पीएमओ शांत हो और चुपचाप हो, जब पवन बंसल अपने रिश्तेदारों को, बहन के बेटे को और उसको पीएस बना लें और उसके बाद घोटाला हो जाए वहां पर, तो पीएमओ अगर कोई ऐसा कायदे कानून के मुताबिक अगर चिट्ठी लिखता है, गलत क्या है? अगर रिश्तेदारों को बहाल कर लेते हैं, एक आरटीआई के जरिए निकला था कि कितने रिश्तेदारों को सारे मंत्री पीएस बना लेते हैं, ओएसडी बना लेते हैं, तो गलत क्या है? अच्छी बात है कि आप रिश्तेदारों को, भाई के बेटे को, बहन के बेटे को, मामा के बेटे को मत रखिए। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल किया। बार बार आप यूपीए से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि एनडीए को जनता ने एक कारणवश चूज किया है कि वो एक अलग
गवर्नेंस लाएंगे। गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नेंस नहीं लाएंगे कि सारा पावर सेंट्रलाइज कर लें, सारे मंत्रियों को उनका पद मिले और उनको काम करने का दायरा मिले, ना कि सब में डिसीजन। हमारे यहाँ 10 जनपद नहीं है, वो हमारे यहाँ नहीं है 10 जनपद। चलिए दूसरे लोगों को शामिल करना होगा, फिर 10 जनपद पर विवाद। एक टेक्निकलिटी पूछा, प्रियंका ने मुझसे कुछ सवाल पूछा, जवाब देखिए। प्रियंका जी, आप ये बताइए कि अपॉइंटमेंट कमेटी का चेयरमैन कौन है? आपने कहा कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये चिट्ठी नहीं जा सकती। अपॉइंटमेंट कमेटी एसीसी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, स्वाभाविक रूप से ये चिट्ठी प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही जाएगा। ये टेक्निकलिटी आप जान लें। दूसरा विषय देखिए प्रियंका, मैं आपसे सिंपैथाइज करता हूं। आप देखिए किस प्रकार एक नॉन फंक्शनल प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी पराकाष्ठा यूपीए की सरकार रही है। इसलिए आप से निकलिए महाराज, हम तो निकले हुए हैं, तभी अब यूपीए से निकलिए। एक मिनट जरा नहीं कर पा रहे कि प्राइम मिनिस्टर का इतना काम नहीं होता है। अब दूसरे लोगों को पूरे 5 साल नहीं, प्रियंका जान नहीं पा रही कि प्राइम मिनिस्टर का इतना काम भी होता है, क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था ना। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, एक मिनट। भूरेलाल जी, माफ करें, आपको देर से बात कर पा रहा हूँ। भूरेलाल जी, कहीं इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो सकता है क्या भूरेलाल जी? जो कहा जा रहा है कि ये सेंट्रलाइजेशन है कि अगर सारे सेक्रेटरी और ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पीएमओ से कनेक्ट होते हैं तो एक तरह से केंद्रीकरण है सत्ता का, होना विकेंद्रीकरण चाहिए। ये केंद्रीकरण नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है जिसमें एक बेटर मॉनिटरिंग ऑफ फैक्ट्स हो। आज आप देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी सेक्रेटरी से ये पूछ लेता है, से एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से, कि भाई आज मानसून की क्या स्थिति है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है या नहीं, या सूखे की क्या स्थिति होने जा रही है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। और मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, इसी तरीके से अगर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया जाएगा तो बेटर इंप्लीमेंटेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करेंगे। आप मेगा प्रोजेक्ट्स का केस लीजिए, मेजर प्रोजेक्ट्स का केस लीजिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो गई है। कहीं आपका इकोनॉमिक ठीक नहीं बैठ पाता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। वेस्टर्न पेरिफेरल रोड मानेसर, कुंडली मानेसर और पलवल बन रही है। इस पे 1800 करोड़ रुपया खर्च होने थे। जून 2009 में बनकर तैयार होनी थी, आज तक नहीं बनी है जी। आज इसकी कीमत 4500 करोड़ है। चलिए भूरेलाल जी, इसका मतलब आपको लगता है कि जो नई कोशिश है या इस तरह से जिस तरह से नरेंद्र मोदी सीधा कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं उससे आपको लगता है बेहतर होगा। लेकिन उमेश सहगल साहब, इसका कोई खतरा भी देखते हैं आप इस तरह के कम्युनिकेशन से? या उमेश सहगल साहब ये माना जाए कि वाकई नौकरशाह पिछली सरकार में कम काम कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जैसे टास्क मास्टर आ गए, वही नौकरशाह ज्यादा डिलीवर करेंगे? क्या नहीं, एक खतरा तो उसमें ऑब्वियस ये है। मैं उत्तर प्रदेश में काम करता था। आऊंगा भूरेलाल जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले उमेश सहगल से। हाँ उमेश जी, मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर था। उमेश जी, रात के 11 बजे 12 बजे खतरा तो है कि प्राइम मिनिस्टर मेरे पास फोन आता था कि भूरेलाल जी गोरखपुर में बरसात हुई है या नहीं हुई है। भूरेलाल जी, विल यू टेक इट टू बी एन इंटरवेंशन? भूरेलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जरा उमेश सहगल साहब से बात कर रहा हूं। उमेश जी, उमेश जी, नहीं, थोड़ा खतरा केंद्रीकरण का तो है। अगर प्रधानमंत्री का ऑफिस जो मिनिस्टर के दायरे में है, जो मिनिस्ट्री के दायरे में है, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दे। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय, जो अभी तक हमने देखा है, मैं भी पिछले कितने साल गवर्नमेंट में रहा हूं, जो इंटर मिनिस्ट्रियल मामले होते हैं जो कि अटके होते हैं, उनमें अगर इंटरवीन करता है और मिनिस्टर सेक्रेटरी की हेल्प करता है उसको इंटरवीन करने में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज होगी। अगर बिना मिनिस्टर की अप्रूवल पे तो कोई मामला बाहर जा ही नहीं सकता। अगर मिनिस्टर अप्रूव नहीं करते हैं तो सचिव उस मामले को पीएमओ भी नहीं भेज सकते। ये तो बड़ा क्लियर है। इसमें तो आपके हर सचिव को क्लियर है, हर मंत्री को क्लियर है, पीएमओ को क्लियर है। पीएमओ पहला सवाल ये पूछेगा, ये जो आपने मुझे प्रपोजल भेजी है, क्या आपके मिनिस्टर की अप्रूवल है? अगर मिनिस्टर की अप्रूवल होगी तब जाएगा। पॉइंट ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर का रोल सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, वो अपनी पार्टी के लीडर में है और जितनी अगर एनडीए टाइप की एक कोएलिशन गवर्नमेंट है उसके भी हेड है, तो वो
बेटर रोल प्ले कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का हेल्प कर सकते हैं। नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस अगर ये वाला रोल प्ले करता है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, पहले इनको एक लिस्ट इन्होंने बता दिया है प्राइम मिनिस्टर। समझ गए उमेश जी। उमेश जी, मेरा सवाल है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा उमेश जी। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में जो नौकरशाह अकाउंटेबल नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे किन्हीं भी वजह से, डर से, फैसले लेने के डर से, कहा जा रहा था बहुत सारी फाइलें पेंडिंग हैं, फाइलों पर दस्तखत नहीं हो रहे थे, आरटीआई उसका डर था, तमाम चीजें थी, वो नौकरशाह आपके हिसाब से एक्टिव होंगे मोदी के इस जिस ढंग से नरेंद्र मोदी काम करना चाह रहे हैं? मतलब आप मानते हैं फायदेमंद है? बिल्कुल आपको नजर ही आ रहा है कि फायदेमंद है। पॉइंट ये है कि अभी तक ब्यूरोक्रेसी बैशिंग चल रही थी, हर जगह ब्यूरोक्रेसी को मारा जाता था। जब कोई भी डिसीजन रॉन्ग होती थी, कोर्ट्स भी सेक्रेटरी को पूछती थी। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं नहीं ऐसे बेईमान और पैसे कमाने वाले, ऐसे आईएएस अफसर हैं सर, रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ की रेट जब सीबीआई ने की है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अखंड प्रताप सिंह चीफ सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे अफसर हैं। अफसर और नेता का नेक्सस मिलकर टूटा है देश को। ऐसी मिसालें हैं हमारे पास। मैं एक मिसाल बल्कि यूपीए सरकार का दूंगा, नाम हम इसलिए नहीं लेंगे आप क्योंकि फाइलें हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको देखिए स्पेसिफिक चीज है कि मंत्रालय की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अगर सेक्रेटरी ऑन बोर्ड नहीं है, अगर सेक्रेटरी एक्टिव नहीं है, अगर अपना कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले नहीं करता, तो कभी भी वो फंक्शनल एफिशिएंसी उस डिपार्टमेंट में नहीं आ पाई। चलिए, हाँ, समझ गया, गवर्नेंस के लिए प्राइम चीज है। ठीक है उमेश जी। 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शायद वो बाकियों से ज्यादा जानते हैं अच्छा कि ये रोल किस तरीके से अदा किया। चलिए ठीक है उमेश जी। आलोक मेहता के पास आ रहा हूं। किस्मत है कि पहली दफा एक आए हैं। आप बोलिए। मेरा ख्याल है कि ये माना जा सकता है कि भारत नरेंद्र मोदी जी का जो अनुभव रहा उसका फायदा सेक्रेटरी को कंट्रोल करने में होगा। लेकिन देखिए भूरेलाल जी जो कह रहे हैं ना कि केवल मौसम का हालचाल पूछने वाले बात पे कोई आपत्ति नहीं है। असली समस्या क्या होती है, मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। यूपीए सरकार में एक बहुत बड़े अधिकारी, और कहने को ऑटोनॉमस, उनके राष्ट्रपति से नियुक्ति होती है, भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप थे, मंत्री कहती रही कि भाई इसको मैं हटाना चाहती हूं, चाहे मेरा इस्तीफा ले लो। लेकिन प्रधानमंत्री का प्रश्न था कि नहीं भाई, मैंने चूंकि सीधे मुझे रिपोर्ट करता है, मेरे इंटरेस्ट को सर्व करता है, इसलिए उसको उन्होंने नहीं हटाया। तो ये प्रमाण है हम लोगों के पास, पीसी सरकार के अनुभव हैं, ऐसे भ्रष्ट सचिव रहे हैं। और कई मंत्री, कोयला का घोटाला क्यों हुआ, पेट्रोलियम में गड़बड़ कहां पर हुआ, 2G स्पेक्ट्रम में कहा हुआ, और हम लोगों ने 50 रिपोर्ट छापी है जिसमें सचिवों के दस्तखत थे। 2G स्पेक्ट्रम में अधिक राजा से ज्यादा नीचे के लोगों ने किया। कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री का नाम आया, और जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, ऐसे सचिव स्तर के IAS अधिकारी को प्रश्रय मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। RTI आप लगा लीजिए। आज भी मैं भूरेलाल जी को भी कहता हूं और आपके चैनल को भी कह रहा हूं, आज लगाइए कि क्यों उस अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया। कॉमनवेल्थ घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहते हुए आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह सपोर्ट। तो इसका मतलब ये कहना कि सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे संवाद स्थापित होगा, बस देश तरक्की के रास्ते पर चल जाएगा, ये कहना सही नहीं होगा। वहां भी बहुत लूप होल्स हैं, उसको भी चेक करने की जरूरत है। देखिए इसमें एक कैवेट ये ड्रॉ ना करिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करूंगा, उसका मतलब है कि जो करप्ट है उसे बचा लूंगा। ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, वो हम कभी नहीं कहा। अधिकारी फायदा उठाएगा? नहीं, अधिकारी फायदा करेगा। सर देखिए, अधिकारी फायदा उसी से उठा सकता है जो अपने अधिकारों को नहीं जानता। ये प्रधानमंत्री जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मनमोहन सिंह जी नहीं है जो कोयला उनके पास था और सब कुछ उनके नाकों के नीचे हो रहा था, फिर भी वो नहीं कुछ कर पाए। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। प्रियंका, देखिए खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आप जा रहे हैं। दोनों सरकार के बीच सरकार के 30 दिन हो गए। बिल्कुल करते रहिए, आपकी सरकार के 30 दिन हो गए कि आप अपनी सरकार की बात करें और अपनी सरकार की चीजें जो हुई हैं उसके प्रियंका जी, मैं आपसे सिंपैथाइज कर रहा हूं। आप समझ नहीं पा रही हैं कि ये जो मूवमेंट ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये जो एक्शन ले रहे हैं, ऐसा भी प्रोएक्टिविटी संभव है, ये आप जान नहीं पा रही हैं क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में ये कभी संभव नहीं हो पाया। काश ऐसा हुआ होता तो समझ पाते। आपने स्वामी जी का भी नाम हटवाया है, उन्होंने स्टेप डाउन किया। जुडिशरी में भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। कहां से टॉपिक अलग है, जुडिशरी कहां से बीच में आ गई ब्यूरोक्रेसी के बीच में। देखिए जुडिशरी और सब पे बात करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। बहुत सारा इंटरफेरेंस पिछले 30-40 साल में हर सरकारों ने किया। प्रियंका वापस लौटते, 1 मिनट 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। लेकिन ये मैसेज जाता है संबित पात्रा कि आपकी सरकार में नरेंद्र मोदी को मिलाकर 45 मंत्री, ये मैसेज जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी को कुछ मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। जैसे कुछ मंत्री दिख रहे हैं बहुत सुपर एक्टिव,
और कुछ मंत्री दिख रहे हैं उसके उनके ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा एक्टिव, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो लग रहा है कि कुछ मंत्रालय सचिवों के जरिए, पीएमओ के जरिए कंट्रोल होगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है प्रियंका एक मिनट, मुझे लगता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप इस कदर पढ़िए कि जो मोराल डाउन हो गया था ब्यूरोक्रेसी को, उसको बूस्टअप करने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये सिस्टम केवल मंत्री या केवल ब्यूरोक्रेसी से नहीं, सबके सामंजस्य से चलता है। इसी सामंजस्य को बनाने का एक भरसर और भरपूर प्रयास किया है प्रधानमंत्री ने। आलोक मेहता जी, लगता नहीं एक नौकर, अगर इसको हम सकारात्मक देखें तो ये जो मैंने कहा कि दिल्ली गोल्फ क्लब में 200 ब्यूरोक्रेट्स मेंबर हैं, सुबह दोपहर शाम वहां गोल्फ कोर्स में जाते थे, वहां जाना कम हो गया। तो ये भी तो इसका सकारात्मक पहलू होगा कि कुछ दिन तक इस डर से कि हार्ड टफ टास्क मास्टर को कोई प्राइम मिनिस्टर है, नौकरशाह एक्टिव होंगे। नहीं, 5 साल तक रह सकता है। देखिए, नौकरशाह भी एक्टिव रहे, यही हम कह रहे हैं कि खाली एक आपको निगरानी के लिए अपने मंत्रियों को भी अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अच्छा कदम है कि पसीने आते रहें, अफसर सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक काम करे, तब तो अजीत जी हम सब तारीफ ही करेंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पर नकेल रखें, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों पर भी ऐसी नकेल रखें कि वो कुछ कर ना पाए, और वो मिनिस्टर को छोड़कर सचिव सीधा कम्युनिकेशन में लग जाए, पीएमओ में नृपेंद्र मिश्रा के संपर्क में रहे और मंत्री जी अपने घर में बैठे और संवाद सीधे सचिव और पीएमओ के दफ्तर में हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, हम इसको सकारात्मक शुरुआत क्यों नहीं देख सकते हैं कि एक सकारात्मक शुरुआत है, नए ढंग से गवर्नेंस है जिसमें अफसरों की भूमिका ज्यादा है। आपकी सरकार में भी था, यहां दूसरे ढंग से है। प्रियंका चतुर्वेदी, एक टास्क के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। आपको शुरू में डिबेट के शुरुआत में ही बता दिया था कि सबकी गवर्नेंस स्टाइल अलग होती है। अगर उनको पावर पॉइंट सरकार ही बनानी है तो पावर पॉइंट से ही गवर्नेंस करेंगे। अभी हम बाकी सारे देख रहे हैं, जो भी आप कह रहे थे बहुत ही एक्टिव कोई मिनिस्टर्स लग रहे हैं। मुझे तो सिर्फ पीएमओ पेपर्स में एक्टिव दिख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में, बाकी कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपको तो दिखेंगे भी नहीं, आप चोट खाई हुई, आपको कैसे दिखेंगे? आपको दिखेंगे और आप चैनल पर ऐसे बोल देंगे तो बहुत मुश्किल होगी। आपको दिखाने अंजुम जी आप मुझे बता दीजिए एक पॉजिटिव स्टेप जो उन्होंने लिया हो, आप मुझे बता दीजिए। वो संबित पात्रा बता दें। निगेटिव में बता सकता हूँ कि किराया बढ़ गया, भाड़ा बढ़ गया, गैस बढ़ सकता है, चीनी बढ़ गई, वो मैं बता सकता हूँ, बाकी ये बताएंगे। देखिए प्रियंका जी, मैं बताऊं, आपने एक बात सही कहा कि सब उनका जवाब दीजिए। नहीं, एक जवाब दीजिए, एक पॉजिटिव बताइए, जवाब दीजिए। ये आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यही तो पॉजिटिव है। 30 दिन का एक फैसला, एक मिनट, कितने बड़े 30 दिन हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार का, 30वां दिन है। 2-3 पॉजिटिव फैसला बताइए। सबसे बड़ा जनता को क्या मिला? सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो कॉन्फिडेंस मिला, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, जनता को पावर मिल गया एज प्रेजेंटेशन। पावर मिला, अभी क्यों नहीं मिला? प्रेजेंटेशन है बिटवीन सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स एंड पीएम। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, मीडिया में बाबू लोग कहते थे, वो राहुल बाबा को दिखाते थे, और कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, वहां गवर्नेंस है। चलिए, अभी प्रियंका ने कहा अभी सरकार का 30वां दिन है, 30 दिन में जनता को कड़वी दवाइयों के कई डोज मिल चुके हैं, रेल भाड़ा महंगा हो चुका है, कड़वी डोज की कई सीरीज हो सकता है आपको आने वाले दिनों में मिले। 30 दिन में क्या कुछ हुआ इस पर हमने बात की, लेकिन साथ में ये भी कि क्या नौकरशाहों पर मोदी को ज्यादा भरोसा